गोरी कव्वी और कालू कव्वे की शादी को कई साल हो गए थे, मगर गोरी कव्वी ने अभी तक कोई अंडा ना दिया था। यही वजह थी कि कालू कव्वा हर समय गोरी कव्वी से लड़ता रहता। पति जी, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो मुझे क्या, बांझ कहीं की, मैं तो तेरा पेट भर भर के थक गया हूँ। न जाने कब मेरे घोंसले में बच्चों की काय काय होगी। कालू जी, संतान का होना या ना होना मेरे अपने बस की बात तो नहीं है। चुप चुप कर जा, मैं जा रहा हूँ अपने मामा के पास, मेरे मामा ने बुलाया है। चिड़िया बहन, आज फिर कालू अपने मामा के पास गया है। वो जब भी अपने मामा के पास जाता है, उस पर दूसरी शादी का भूत सवार हो जाता है। गोरी बहन, जब हम मम्मा पक्षियों के पास संतान ना हो तो हमें ये सब बर्दाश्त तो करना पड़ता है। कालू का बुढ़ा मामा हर समय उसे उल्टी सीधी पटियां ही पढ़ाता रहता है। देख ली है, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कवि देख ली है। कल ही आ जाना और ब्याह कर ले जाना उसे। मामा जी, वो गोरी शोर मचाने लग जाएगी। एक लगाना, अगर शोर किया तो चुप कर जाएगी। जो होगा देखा जाएगा। मामा जी, मैं कल आऊँगा और उस कवि को ब्याह कर ले जाऊँगा। रात हो जाती है। कालू कौवा चुपचाप अपने घोंसले में लेटा हुआ था। मामा जी से क्या काम था पति जी? पता चल जाएगा तुम्हें कल। अब मुझे नींद आ रही है, चुप करके सो जाओ। अगली सुबह भी हो जाती है। गोरी, मेरी वो शादी वाली पगड़ी कहाँ है? शादी वाली पगड़ी? कालू जी, क्या तुम दूसरी शादी कर रहे हो? तो क्या मैं तुम जैसी भैंस को मुफ्त में पालता रहूं? मेरे मामा जी ने मेरे लिए एक कवि पसंद कर ली है। मैं करूँगा, मैं दूसरी शादी जरूर करूँगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है। गोरी बहन, आज कालू सज सवर के कहाँ जा रहा था? हाँ गोरी बहन, मैंने भी देखा था। उसने तो शादी वाली पगड़ी भी पहनी हुई थी। तोते, वो कालू दूसरी शादी करने गया है। मरेगा मरेगा वो बुढ़ा मामा, जिसने कालू के लिए दूसरी पत्नी ढूंढ ली है। गोरी, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो भी होगा उसे अपने नसीब का लिखा समझकर जीना सीखो। अगर ऐसे हर समय रोती रहोगी तो तुम मर जाओगी। मामा जी, ये कवि तो बहुत सुंदर है। मैं संगीत भी बहुत अच्छा गाती हूँ, सुनाऊं? नहीं नहीं, घर जाकर सुनाना मेरे भांजे को संगीत। पति जी चले, मैं तो सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, मेरी सौतन जी को बता दिया है ना? फिर कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी को साथ लेकर घर आ जाता है। कालू जी, ये कव्वी कौन है? रुके पति जी, मैं बताती हूँ। सौतन हूँ मैं तुम्हारी, कालू जी की दूसरी पत्नी। कालू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। जैसे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बुढ़े मामा को कभी माफ नहीं करूँगी। चुप कर जा। अगर ज्यादा काई की तो मैं तुम्हें अभी घर से निकाल दूंगा। गोरी कव्वी जल्दी से अपने घोंसले में लेट जाती है। उठो अब यहाँ से। ये घोंसला नीली जी का है, तुम रसोई में जाकर लेटो। कालू जी, सौतन मेरी तरफ घूर घूर कर देख रही है। फिर गोरी कव्वी रसोई में चली जाती है और वहाँ जाकर फर्श पर ही लेट जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा नीली चिड़िया को लेकर नदी पर जाता है। कालू जी, मेरा मिठाई खाने को दिल कर रहा है। नीली जी, मैं अभी आपके लिए मिठाई लाता हूँ। कालू कव्वे के जाते ही वहाँ एक लंबी चोंच वाला कौवा आ जाता है। क्या वो कौवा हमारी जाल में फंस गया है? वो कौवा मेरे लिए मिठाई लेने गया है। तुम रात को आ जाना, मैं सारा माल इकट्ठा करके बेरी के पेड़ पर आ जाऊंगी। जाओ, अब तुम यहाँ से जाओ, वो आ रहा है। ये देखिए नीली जी, मैं आपके लिए मिठाई ले आया हूँ। कालू जी, कल हमारे बच्चे भी होंगे। हमारे पास तो अपने बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम चिंता ना करो नीली, मैंने जितनी भी कमाई की है सब संभाल कर रखी हुई है। मगर कहाँ रखी है कालू जी? अलमारी में रखी हुई है मैंने सारी जिंदगी की कमाई। कालू जी, मगर उस अलमारी की चाबी कहाँ है? मेरे और तुम्हारे घोंसले के नीचे रखी हुई है। अब तुम ये मिठाई खाओ।
तुम चिंता न करो, मैं बहुत अमीर हूँ। मैं उस बांझ कव्वी के कारण कुछ खर्च नहीं करता था। रात हो जाती है। गोरी कव्वी रसोई में सोई हुई थी और कालू कव्वा भी सो रहा था। नीली कव्वी चुपके से वो चाबियां निकाल लेती है और अलमारी खोलकर कालू कव्वे की सारी जिंदगी की कमाई एक बैग में डालकर वहाँ से भाग जाती है। बेरी के पेड़ पर उसका साथी भोला कव्वा आ गया था। वो दोनों रात के अंधेरे में निकल जाते हैं। अगली सुबह भी हो जाती है। नीली, नीली, कहाँ हो तुम? अलमारी, अलमारी खुली है मेरी। मेरे पैसे, मेरी सारी कमाई भी नहीं है। गोरी, गोरी जल्दी आओ, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो नीली कव्वी तो चोर निकली, वो मुझे लूट कर ले गई। फिर गोरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है, मगर गोरी कव्वी की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। कालू, कालू, मैं भी कहूँ उस छोटी उम्र की कव्वी ने तुमसे शादी कैसे कर ली? मगर कालू कव्वा तो रोए जा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद गोरी कव्वी अपने घोंसले में एक अंडा दे देती है, जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी खुशी का जीवन गुजारने लगते हैं। लाडो, लाडो बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के कव्वे वाले आते ही होंगे। जितना भी तैयार हो जाए तुम्हारी लाडो, मगर लड़के वाले इसे पसंद नहीं करेंगे। गोरी, ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जितनी फिक्र तुम अपनी लाडो की करते हो, इतनी फिक्र मेरी चुन्नी के लिए भी किया करो। मैं अपनी दोनों बेटियों से एक जैसा प्यार करता हूँ, मगर तुम मेरी लाडो को सौतेली ही समझती हो। सौतेली है तो सौतेली ही समझूंगी, ये कौन सा मेरी सगी बेटी है। शाम होते ही कव्वे वाले भी आ जाते हैं। हमारी होने वाली बहू को क्या संगीत भी आता है? और क्या दहेज में सोने के गहने भी दोगे आप? अगर दहेज में एक मोटरसाइकिल भी दे दे तो मेरा बेटा काम पर साइकिल की बजाय मोटरसाइकिल पर जाएगा। मेरे पिताजी इतने अमीर नहीं हैं कि आपको ये सब दे सकें। लाडो चुप कर जाओ बेटी, मैं थोड़ा बहुत कर लूँगा। थोड़ा बहुत क्या मतलब? चलो पति जी, ये रिश्ता हमारे काम का नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चुन्नी, देखो फिर वही हुआ। मैं न कहती थी कि वो कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। गोरी, तुम कभी नहीं सुधरोगी, हमेशा मेरी लाडो से जलती हो। परेशान कालू कव्वा अपने घर से चला जाता है। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। कालू भैया, क्या बात है, आज आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? चिड़िया, आज लाडो को देखने लड़के वाले आए थे और वो लाडो को पसंद किए बिना ही चले गए। कालू भैया, आपकी पत्नी ये नहीं चाहती कि आपकी बेटी की शादी किसी अच्छी जगह पर हो जाए। उठो, चलो बर्तन धो लो, क्यों शोक बना रही हो? ये तुम्हें कौन सा पहली बार जवाब हुआ है? पहले भी तो कई बार लड़के वाले तुम्हें ठुकरा कर चले गए हैं। लाडो, मेरे जूते भी साफ कर देना, और हाँ, मेरी साड़ी भी अच्छे से धो देना। लाडो चली जाती है और फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन हरियाली तोती कालू कव्वे के पास आती है। कालू भैया, मेरी नजर में एक रिश्ता है। लड़का विदेश में रहता है और वो अपनी पत्नी को भी ब्याह कर विदेश ले जाएगा। अच्छा रिश्ता है। क्या क्या वो पसंद करेगा मेरी लाडो को? जो जो उसने कहा है वो सब तो है लाडो में। लाडो सलीकामंद है और खाना भी अच्छा बना लेती है। अगर आप कहो तो इस चांद की 14 तारीख को मैं ले आऊंगी उसे। हाँ हरियाली बहन, ले आना। कालू कव्वा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। गोरी, मेरी लाडो के लिए विदेश से रिश्ता आया है। लड़के कव्वे का अपना बिजनेस है और वो बहुत अमीर है। ये सब सुनकर गोरी को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हारी बड़ी चोंच वाली लाडो को कोई पसंद भी करे तो फिर ही होगी शादी। इस बार मुझे पूरा विश्वास है, मेरी लाडो की शादी हो जाएगी। गोरी कव्वी भागती हुई अपनी बेटी के पास जाती है। चुन्नी, वो लड़का कव्वा बहुत अमीर है, विदेश में रहता है। कुछ सोचो, उस लाडो की बजाय तुम्हारी शादी उससे हो जाए। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि शादी मेरी ही होगी। अगले दिन चुन्नी सुबह उठती है और रसोई के दरवाजे के आगे तेल गिरा देती है,
जिससे फिसलन बन जाती है। अब जब लाडो आएगी तो उसका पाँव टूटेगा या टांग। शादी तो मेरी ही होगी उस कौवे से। लाडो, कहाँ जा रही हो? माँ, मैं चुन्नी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। रुको, फ्रिज से दूध मैं निकाल कर देती हूँ। जब भी फ्रिज खोलती हो कुछ न कुछ खा जाती हो। गोरी कभी जैसे ही रसोई में जाती है तो वो फिसल जाती है और जोर से जमीन पर गिरती है। मर गई मनहूस, जल्दी से मुझे उठा, मेरी टांग टूट गई है। लाडो गोरी को उठाती है। ये माँ को भी अभी जाना था रसोई में, सारी चाल उल्टी हो गई। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, बहुत अच्छा रिश्ता देखा है हरियाली तोती ने मेरी लाडो के लिए। वो चांद की 14 तारीख को आएगा। चिड़िया बहन, कोई अच्छी सी क्रीम तो दो जिसे लगाकर मेरी लाडो का कुछ रंग साफ हो जाए। कालू भैया आप जाएं, मेरे पास क्रीम है, मैं लाडो को वो नदी पर दे दूंगी। शाम को जब लाडो नदी पर जाती है तो चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। लाडो बेटी, ये क्रीम आप रख लो, कुछ दिन लगाने से आपका चेहरा साफ हो जाएगा। ऊपर पेड़ पर बैठी हुई गोरी कभी सब देख और सुन रही थी। बहुत साफ होगा, मैं देखती हूँ कैसे साफ होता है इस लाडो की बच्ची का चेहरा। शुक्रिया आंटी, आप सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सच पूछे तो आपकी वजह से मुझे कभी मम्मा की कमी महसूस नहीं हुई। भागी भागी गोरी कभी भी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, माँ कुछ ऐसा करो जिससे उस लाडो का चेहरा खराब हो जाए, उसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। गोरी बेटी, ऐसा क्यों? होने दो उसकी शादी, तुम्हारी तो जान छूट जाएगी। माँ, मैं चाहती हूँ उस लड़के की शादी मेरी चुन्नी से हो जाए, वो लड़का विदेश में रहता है। तो बेटी, ये केमिकल ले जाओ, इसे मिला देना लाडो की क्रीम में, फिर देखना कमाल। गोरी कभी जल्दी से घर जाती है। लाडो, मेरी बेटी, अब तुम यहाँ से चली जाओगी, विदेश जाकर हमें भूल ना जाना। माँ, बेटियाँ भी कभी अपनी माँ को भूलती हैं। मुझे पता है मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, मगर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से माँ को मालूम हुआ है कि लाडो छोड़कर विदेश चली जाएगी, माँ तो मुझसे प्यार करना छोड़ गई है। जाओ लाडो बेटी, मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाओ। फिर जैसे ही लाडो पानी लेने जाती है तो गोरी कभी लाडो की क्रीम में वो केमिकल मिला देती है। लाडो नदी पर थी और घर में चुन्नी अकेली थी। बड़ी क्रीमें लगा रही है आजकल ये लाडो, मैं ये क्रीम लगा लेती हूँ। कैसे भी हो उस कौवे से शादी तो मेरी ही होगी। लाडो बेटी, मुझे अभी हरियाली मिली है, उसने मुझे बताया है कि लड़के कौवे वाले आ रहे हैं। माँ, माँ, ये क्या हुआ मेरे साथ? माँ, मेरे चेहरे पर ये निशान कैसे बन गए? हाँ, मेरे चेहरे पर जलन हो रही है। फिर सब वहाँ आ जाते हैं। चुन्नी बेटी, क्या तुमने वो लाडो की क्रीम तो नहीं लगाई जिसमें मैंने केमिकल मिलाया था? हाँ माँ, मैंने वही क्रीम लगाई है। तुम माँ बेटी जलन में इतना बढ़ सकती हो, ये मैंने सोचा नहीं था। फिर लड़का कौवा आता है, उसे लाडो पसंद आ जाती है और वो उसे ब्याह कर ले जाता है। चुन्नी और गोरी अपना सर पकड़कर रो रही थी। पार्लर वाली गोरी खबरी को जरा भी मेकअप करना नहीं आता था, परंतु उसे पैसा कमाने का बड़ा शौक था। उसने लोकल प्रोडक्ट लिए हुए थे और उनसे ही वो लोगों को जैसा तैसा मेकअप कर देती थी। और अगर बाद में किसी पक्षी की स्किन खराब हो जाए तो गोरी तो उससे लड़ाई करना ही शुरू कर देती थी। गोरी अपने पार्लर में बैठी थी कि रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लिए वहाँ आ जाती है। आज मेरी बेटी को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, आप इसे बहुत सुंदर सा तैयार कर दीजिएगा और बता भी दे कि आप कितने पैसे लेंगी। तुम्हारी बेटी पर तो बहुत मेल है, इसे तैयार करने में तो पूरा घंटा लग जाएगा। इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि ये कभी पार्लर से तैयार हुई हो, लगता है जिंदगी में पहली बार आई है पार्लर। खैर, तुम लोग मेरे जानने वाले हो, इसीलिए मैं तुमसे कम दाम लूंगी, परंतु आप बता तो दें कि आप कितने पैसे लेंगी।
गोरी इस बात पर कोई भी जवाब ही नहीं देती और गुड़िया को तैयार करना शुरू कर देती है। उसने जो भी क्रीम नजर आई गुड़िया के मुंह पर लगा दी और तो और सारी ही लोकल क्रीम्स थी। इसीलिए गुड़िया अब सुंदर नहीं दिख रही थी, बल्कि वह तो कोई डरावनी चुड़ैल लग रही थी। रानो चिड़िया तो अपनी बेटी को देखकर बहुत डर जाती है। रुकिए आप, ये कैसा मेकअप कर रही हैं? मेरी बेटी तो चुड़ैल लग रही है, चुड़ैल। हाँ, पैसे देने का टाइम आया तो तेरी बेटी तुझे चुड़ैल लगने लगी। इस चुड़ैल को जाने नहीं दूंगी मैं जब तक तू मेरे पैसे नहीं निकालती। कितने पैसे दूं मैं तुम्हें? 700 दे मुझे। तेरी काली बेकार बेटी को इतना प्यारा बनाया, इतनी सारी और इतनी एक्सपेंसिव क्रीम्स जो लगाई मैंने। बहन गोरी, आपने तो बहुत लूट मचा रखी है। 700 कौन लेता है? बहुत बुरी पक्षी हो आप। अब मैं दोबारा आपके पास कभी भी नहीं आऊंगी। जल्दी 700 रुपए दे, वरना तेरी बेटी को रिश्ता वाले देखने आएंगे ही नहीं, वो पहले ही चले जाएंगे। इसे जाने नहीं दूंगी मैं। रानो चिड़िया 700 देकर अपनी बेटी को घर ले आती है। घर आने के बाद थोड़ी ही देर में रिश्ता देखने वाले भी आ जाते हैं। जब वे आते हैं तो गुड़िया, जिसका मुंह बहुत गंदा दिख रहा था, वह अपना मुंह धोकर उनके सामने आती है। गुड़िया को देखकर तो रिश्ते वाले डर जाते हैं, क्योंकि गुड़िया के मुंह पर अब बहुत सारे दाने हो गए थे और तो और उसका मुंह पूरा लाल था। ये कैस चुड़ैल से कम नहीं है। तौबा तौबा तौबा, इसका नाम किसने रखा है? गुड़िया कहीं से गुड़िया जैसी नहीं है। हाय रे, मैं कहाँ करने लगी थी अपने सुंदर से बच्चे की शादी। भागो यहाँ से, ये लड़की नहीं है, ये लड़की पक्षी नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है। सब वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत गुस्से में होती है। अगले दिन वे गोरी के पार्लर में जाती है और शोर मचाती है। बेशरम, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची का रिश्ता नहीं हुआ, परंतु उसका तो सारा मुंह ही खराब हो गया है। अब तुमने बेचारी मेरी बेटी के मुंह पर ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स लगाए हैं कि उसका ये हाल हो गया है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी गोरी। चल भाग यहाँ से, वरना धक्के देकर निकालूंगी तुझे मैं। तेरी बेटी का मुंह था ही ऐसा। रानो चिड़िया बेचारी करती तो क्या करती, वह रोती ही रह जाती है। कुछ दिन बाद हरियाली तोती गोरी से तैयार होने के लिए आती है। जब गोरी उसे तैयार करती है तो वह आईने में देखकर हैरान रह जाती है। हाय हाय हाय, मैं इतनी खूबसूरत कब से हो गई? गोरी, तुझे मेकअप करना जरा नहीं आता। फिर बेचारी तोती को भी 700 देने ही पड़ते हैं, जो गोरी ने मेकअप करवाने के लिए थे। बेचारी तोती, उसका भी चेहरा खराब हो जाता है। अब कुछ ही दिन बाद चील की बहन की शादी थी। ऐसे फिर चील भी तैयार होने के लिए गोरी के पास ही आती है। गोरी चील को तैयार करके आईना नहीं दिखाती और बिना आईना दिखाए ही उसे भेज देती है। फिर शादी पर बेचारी चील की बहुत बेइज्जती होती है। दूसरी चीलें उस पर बहुत बहुत हंसती हैं। चील तो अब बहुत बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ गई थी। वो बड़े गुस्से में गोरी कवि के पास आती है। तूने मुझे अपनी तरह काला करके भेजा और मैं तुझे आज नीला, पीला, हरा हर रंग दूंगी। मेरे पार्लर में आके मुझसे लड़ाई ना करो, जाओ यहाँ से, चलो। फिर क्या था, फिर वह गुस्सेल चील अपनी साथी चीलों को बुला लेती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गोरी को सही सजा मिली या फिर गलत? और हाँ दोस्तों, इस कहानी से आपको ये भी सीख मिलती है कि लोकल प्रोडक्ट यूज नहीं करने चाहिए, ये स्किन के लिए हानिकारक भी होते हैं। तो हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कर दें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
रानो चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। रानो चिड़िया का पति उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। रानो के बच्चे बहुत छोटे थे। कुकू तो गुड़िया से थोड़ा बड़ा था, परंतु गुड़िया बहुत छोटी थी। कुकू को तो थोड़ा बहुत उड़ना भी आता था। गोरी कभी एक दिन रानो चिड़िया के घर आती है। रानो चिड़िया घर पर नहीं थी। कुकू ने दरवाजा खोला था और गोरी के साथ उसका बेटा जग्गू भी था। वह घर के अंदर आ जाते हैं। कुकू, क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो दोस्त? दोस्त के बच्चे, तेरी माँ कहाँ है? बता जल्दी। तेरी माँ के साथ मैंने भोजन ढूंढने जाना था। लगता है मुझसे पहले ही चली गई निकम्मी चिड़िया। जी, माँ चली गई है भोजन लेने। गोरी कौवे की नजर सामने घोंसले में पड़े थोड़े से दाने पर पड़ती है। गोरी वह दाना उठा लेती है। आंटी गोरी, ये बहुत बुरी बात है। किसी के घर से बिना पूछे कोई भी चीज नहीं उठानी चाहिए। अरे कुकू, बाकी सब छोड़ो, चलो मेरे साथ बंदर का तमाशा देखने चलते हैं दूसरे जंगल। मजा आएगा बहुत। बंदर का तमाशा सुनकर तो कुकू खुशी से पागल हो जाता है। जग्गू बड़ा था, परंतु कुकू तो अभी बहुत छोटा था जग्गू से। कुकू को ये बात समझ ही नहीं आती कि वह कितना गलत कर रहा है जग्गू के साथ जाकर। गुड़िया बहुत छोटी थी। वह अपने भाई को रोकने की बहुत कोशिश करती है, परंतु कुकू नहीं मान रहा था। ऐसा ना करे भाई, माँ डांटेंगी। आपको पता है ना कि माँ बहुत नाराज होती है अगर आप घर से भी बाहर उनसे पूछे बिना जाएं। और ये तो आपको जंगल से ही बाहर लेकर जाना चाह रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें आप, मम्मा डांटेगी हमें। कुकू, इसकी बातों में ना आना, छोटी सी है, इसकी बातों को ना सुनो। तुम बड़े हो, तुम्हें भला किस चीज का डर। चलो बंदर का तमाशा देखने में बहुत मजा आएगा। गुड़िया, तुम किसी को बताना नहीं और मैं जल्दी आ जाऊंगा। देखना, माँ से पहले पहले मैं पहुँच जाऊंगा। फिर कुकू जग्गू के साथ चला जाता है। ऐसे शाम भी हो जाती है। रानो चिड़िया घर पहुंच चुकी थी। कुकू को घर न देखकर रानो बहुत परेशान थी। मुझसे पूछे बिना कुकू को नहीं जाना चाहिए था। मैं अभी गोरी के घर जाती हूँ। बेटा गुड़िया, आप अपना ध्यान रखना। मम्मा चिड़िया फौरन से गोरी के घर जाती है। गोरी कौवी और जग्गू कौवा दोनों ही साथ बैठी चाय पी रहे थे। अरे जग्गू, कहाँ लेकर गए हो तुम मेरे बेटे कुकू को? बताओ, वह अब तक घर नहीं लौटा। अब तुम्हारा बेटा कोई इतना भी छोटा नहीं है कि मेरा बेटा उसे अपने साथ ले जाए। मेरे घर ज्यादा तमाशे न करो छोटी चिड़िया, वरना मार खाकर जाओगी इधर से। चलो जाओ अपने घर, रोज आ जाती हो ड्रामेबाजी करने। बहन गौरी, ऐसा ना करे। मेरा बेटा मिल नहीं रहा। मैं मर जाऊंगी अपने बेटे के बिना। तो मर जाओ, मैं क्या करूं? मेरा सर नहीं खाओ, जाओ यहाँ से। फिर रानो पूरे जंगल में ढूंढती है। आधी रात को वह अपने घर लौट जाती है। रानो बहुत तेज तेज रो रही थी। गुड़िया भी रो रही थी। कुकू अब तक घर नहीं लौटा था। रानो चिड़िया ने जंगल के सभी पक्षियों से भी पूछ लिया था, परंतु किसी पक्षी ने कुकू को नहीं देखा था। सारी रात रानो चिड़िया बेचारी जाग कर ही गुजारती है। अगले दिन सुबह सवेरे ही वह कुकू की खोज में घर से निकल जाती है। वह दूसरे जंगल पहुंच जाती है और फिर उस कबूतर तक पहुंच जाती है जो कि बंदर का तमाशा दिखाता था। रानो सारी बात कबूतर को बता देती है। आप बिल्कुल ठीक जगह पर आ गई हो। कल एक कौवा और चिड़िया का बच्चा साथ बैठे थे और बंदर का तमाशा देख रहे थे। फिर थोड़ी देर में ही कौवे ने चिड़िया के बच्चे को ऐसे ही पंख से मारा कि चिड़िया का छोटा सा बच्चा पेड़ से गिर गया और उसी समय उसका एक पंख घायल हो गया। उफ, बहुत खून निकल रहा था। फिर कौवा तो भाग गया, परंतु वह बच्चा तो अब मेरे घर पर है। मैं उसे अपने घर ले गया था ताकि मैं उसकी पट्टी वगैरह कर लूं। आप
वो बच्चा बहुत बेहतर है, शायद वो आपका ही बच्चा है। आप परेशान ना होना, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज जल्दी मुझे मेरे बेटे के पास ले चले। मैं मर जाऊंगी अपने बेटे के बिना। वो कौवे बहुत बुरे हैं। मैं कभी दोबारा अपने बेटे को कौवों के पास नहीं जाने दूंगी। फिर रानो फौरन से उस कबूतर के साथ उसके घर जाती है। उसे अपना बच्चा मिल चुका था। वह बहुत रोती है और कुकू को भी अब सबक मिल चुका था। वह दोबारा किसी भी पक्षी के साथ खेलने नहीं जाना चाहता था, और अगर जाता भी तो अपनी माँ से इजाजत लेकर ही जाता। फिर ऐसे रानो और कुकू अपने घर आ जाते हैं। कुकू गुड़िया से माफी मांगता है क्योंकि गुड़िया ने कुकू को मना किया था, परंतु कुकू गुड़िया की कोई बात मान ही नहीं रहा था। गुड़िया बहन सॉरी, मैं समझ गया। बाहर के पक्षी बहुत बुरे हैं। मुझे बहुत दर्द हुआ था जब मेरा पंख जख्मी हुआ, परंतु जग्गू तो मुझे छोड़कर चला गया। उसने जरा परवाह नहीं की मेरी। भाई, मैंने कहा था ना कि ना जाएं, माँ परेशान होंगी। आपको पता है उस दिन माँ सारी रात नहीं सोई, माँ सारी रात जागती रही थी। आप तो जानते हैं ना माँ हम दोनों से कितना प्यार करती हैं। पिताजी के बाद माँ ने ही हमारा ध्यान रखा। आप प्लीज आइंदा ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आप ना मिलते तो पता नहीं क्या हो जाता। सॉरी, समझ गया। मैं नहीं करूँगा गुड़िया बहन। प्लीज माँ, आप मुझे माफ कर दे। गुड़िया बहन, आप भी मुझे माफ कर दे। फिर ऐसे गुड़िया और रानो कुकू को माफ कर देते हैं, और अब कुकू दोबारा ऐसा कुछ नहीं करता और वह हमेशा खुशी से रहते हैं। ठंड का मौसम और गरीब चिड़िया। जंगल में ठंडी का मौसम आने ही वाला था। सब पक्षी खुशी खुशी शहर से अपने लिए नए गरम कपड़े ले आए थे और ओढ़ने के लिए कंबल भी। परंतु रानो चिड़िया के पास तो बिल्कुल पैसे नहीं थे कि वह कंबल या गरम कपड़े खरीद सके। माँ, सर्दियाँ आने वाली हैं और आपने इस पर कंबल वगैरह कुछ भी नहीं खरीदा। हाँ बेटी, मुझे पता है, परंतु मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। मैं सोच रही हूँ कि किसी पक्षी से उधार ले लूँ और फिर कुछ समय में लौटा भी दूंगी। माँ, हम गरीबों को उधार भला कौन ही देगा? आपको तो पता है ना, मिट्ठू महाराज ने सख्ती के साथ मना किया हुआ है कि जंगल में कोई भी पक्षी किसी पक्षी से उधार नहीं मांगेगा। अरे हाँ बेटी, मैं तो भूल ही गई थी, परंतु हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, वरना ठंड के मौसम में हमारा क्या होगा। माँ, आप मिट्ठू महाराज से बात करें ना, वरना हम सर्दियों के दिन कैसे बिताएंगे। फिर रानो चिड़िया मिट्ठू महाराज के पास जाती है। रानो मिट्ठू महाराज के पास जाकर उनसे ऐसे कहने लगती है, मिट्ठू महाराज, आपने मना किया हुआ है कि जंगल में किसी से उधार नहीं लेना, और आपको तो पता है ना कि मैं कितनी गरीब हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है। अरे रानो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ जो भी उधार लेता है वह लौटाता ही नहीं है। अरे बस इसी कारण मैंने जंगल के पक्षियों को उधार लेने और देने से मना कर दिया। अब कोई किसी को उधार नहीं देगा। परंतु कुछ नहीं, जाओ अब यहाँ से। बस फिर क्या था, मिट्ठू महाराज बेचारी रानो को अपनी बात भी पूरी नहीं करने देते और रानो चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। नदी पर जाकर रानो जोरों से रोने लगी। मिट्ठू महाराज ने मेरी कोई मदद नहीं की। अब मैं घर जाकर गुड़िया को क्या बताऊंगी। ठंड का मौसम आने वाला है। मेरी बेटी ठंड के मौसम में कांपती रहेगी। बस फिर उदास होकर रानो अपने घर लौट आई और उसने सारी बात गुड़िया को बता दी। माँ, अब क्या होगा? अब तो हम ठंड के मौसम में अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करेंगे। बस फिर कुछ समय में ही ठंड का मौसम आ गया। जंगल में बर्फबारी हो रही थी। रानो और गुड़िया अपने घर में कांप रही थी। जंगल के अमीर पक्षी तो बहुत खुश थे, परंतु गरीब पक्षी तो बहुत परेशान थे।
बेटी गुड़िया, भोजन भी खत्म हो गया है और मैं भोजन ढूंढने भी नहीं जा सकती। तुम्हें तो पता है ना कि बाहर बाहर बहुत बर्फबारी हो रही है और मुझे तो घर में भी बहुत ठंड लग रही है। जी माँ, मैं समझती हूँ, आप परेशान ना हो, मैं भोजन ले आती हूँ। वैसे भी मुझे ठंड नहीं लगती। ठंड के मौसम में भोजन ढूंढने के लिए गुड़िया अपने घर से निकल पड़ती है। ठंड बहुत ज्यादा थी, इस कारण गुड़िया से उड़ा न जा रहा था। वह रोते हुए इधर उधर देख रही थी कि उसे कुछ खाने को नजर आ जाए, परंतु बर्फ गिरने के कारण जमीन पर कहीं भी भोजन नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ज्यादा आगे जाने पर गुड़िया एक गांव में पहुंच जाती है। भूख और ठंड के कारण गुड़िया को चक्कर आता है और वे वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। जब गुड़िया को होश आता है तो गुड़िया को किसान की पत्नी बताती है कि किसान ने गुड़िया को गांव में एक जगह पर गिरा हुआ देखा तो घर ले आया। गुड़िया सारी बात सुनने के बाद किसान की पत्नी को अपने और अपनी माँ के बारे में बताती है कि कैसे वह ठंड के मौसम में कांपते रहते हैं। उनके घर में कोई भी गर्म कपड़े नहीं है, ना कोई कंबल है, और तो और उन्हें भोजन भी ठंड में बाहर ढूंढना पड़ता है और उन्हें भोजन भी आजकल नहीं मिल रहा क्योंकि जंगल में तो हर तरफ बर्फबारी है। किसान की पत्नी गुड़िया की सारी बात सुनने के बाद उसे कहती है, अरे तो तुम इतना परेशान क्यों होती हो छोटी, मेरे पास बहुत से कंबल हैं और तुम्हें पता है मेरे पास गर्म कपड़े भी हैं, और तो और मैं तुम्हें भोजन भी दे देती हूँ। तुम क्यों परेशान होती हो छोटी नन्ही प्यारी चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, परंतु मुझे तो लगता था इंसान जालिम होते हैं। आप तो बहुत अच्छी हैं, इसका मतलब है सभी इंसान बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। इंसानों में कुछ इंसान अच्छे तो बुरे होते हैं, परंतु जो दूसरों का भला करके खुश होते हैं वही इंसान अच्छे होते हैं। किसान की पत्नी जी, हम पक्षियों में भी ऐसे पक्षी हैं जो कि बहुत बुरे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अच्छे हैं। फिर ऐसे किसान की पत्नी गुड़िया की मदद करती है और उससे गरम कपड़े और कंबल देती है और खाने को भोजन भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत अच्छी हैं। अब मैं चलती हूँ, मेरी माँ बहुत परेशान हो रही होंगी। बस फिर ऐसे किसान की पत्नी गुड़िया को खुशी खुशी उसके घर भेजती है। गुड़िया घर लौट आती है। थोड़ी देर में ही किसान बैलगाड़ी पर गरम कपड़े और भोजन वगैरह सब कुछ लेकर गुड़िया के घर आ जाता है। बस फिर क्या था, फिर वह माँ बेटी बहुत खुश होते हैं। किसान की पत्नी ने तो शायद जरूरत से ज्यादा ही कपड़े वगैरह दे दिए थे और भोजन भी बहुत ज्यादा था। ऐसे गुड़िया और उसकी माँ जंगल के कुछ और गरीब पक्षियों की मदद करते हैं। बस फिर क्या था, फिर वो किसान मिट्ठू महाराज के पास जाता है और उनसे बात करता है। अरे मिट्ठू महाराज, आपको पता है आप जंगल के महाराज हैं, परंतु आप फिर भी पक्षियों के लिए कुछ नहीं करते। आपको पता है ना रानो कितनी गरीब है और इस ठंड के मौसम में उन्होंने कितनी मुश्किल देखी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम इंसानों के राजा से कहकर आपको सजा भी दिलवा सकते हैं। आप जंगल के पक्षियों की मदद किया करें। अरे मेरी शिकायत न करना, ठीक है? कल से मैं सब पक्षियों को भोजन उनके घरों में पहुंचवा दूंगा और सारी ठंड के मौसम में ऐसे ही पक्षियों की मदद की जाएगी। बस फिर सब खुश हो जाते हैं। गुड़िया अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी कि बेचारी गुड़िया के पाँव में कांटा लग जाता है। जग्गू कौवा गुड़िया पर जोरों से हंसने लगा। अरे गुड़िया, तुम अपनी माँ से कहकर जूते क्यों नहीं ले लेती? ये गरीब है, इसीलिए नहीं ले सकती ये जूते। मुझे पता है गरीब चिड़िया। किकी चलो हम अकेले में खेलते हैं, इसे रोने दो यहीं। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मेरे घर छोड़ाओ या मेरी माँ को बुला दो कोई। कीकी और जग्गू गुड़िया की बात पर ध्यान न देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बुलबुल आती है। गुड़िया को ऐसे जख्मी देखकर फौरन से वह उसकी माँ के पास जाती है।
तुम्हारी बेटी गुड़िया जख्मी है, उसके पाँव में चोट आ गई है, तुम जाओ जल्दी। रानो फौरन से अपनी बेटी गुड़िया के पास आती है। बेटा क्या हुआ तुम्हें? इतनी जोर से चोट कैसे लग गई? तुम्हारे पाँव से तो बहुत खून निकल रहा है। मम्मा जल्दी प्लीज मुझे घर ले चले, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कांटा लगा है पाँव में। फिर गुड़िया की माँ उसे अपने साथ घर ले आती है। माँ मुझे जूते क्यों नहीं लेकर देती हैं आप? हर दूसरे दिन मेरे पाँव में कोई ना कोई चीज लगती रहती है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब मुझ पे हंसते हैं। आपको पता है जग्गू कौवा मुझ पे बहुत हंस रहा था। बेटी मैं गरीब हूँ, मैं अगर अमीर पक्षी होती तो तुम्हें नए सैंडल जरूर लेकर देती। बस फिर ऐसे कुछ दिन बाद रानो चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल जाती है। वहाँ रानो चिड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी तेरे बचपन के जूते पड़े हैं मेरे पास, मैं तुझे देती हूँ, वह गुड़िया को पहना देना, फिर ऐसे गुड़िया खुश हो जाएगी। रानो अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। माँ बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो याद ही नहीं था कि मेरे बचपन के जूते पड़े हैं, मेरी गुड़िया के अभी काम भी आ सकते हैं वे जूते। आप बहुत समझदार हैं और मेरा तो अभी इस उम्र में दिमाग ही नहीं चलता, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। बस फिर क्या था, फिर रानो जूते लेकर अपने घर पहुँच जाती है। गुड़िया जब जूते पहनती है तो उसे वे पूरे ही न थे, जूते तो बहुत छोटे थे। माँ मुझे तो ये जूते पूरे ही नहीं, ये तो बहुत छोटे हैं। रानो ये सुनकर रोना ही शुरू कर देती है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं तुम्हें नए जूते ले देती। कोई बात नहीं माँ, आप रोना तो बंद कर दें प्लीज, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई जूते वगैरह। इतने में दरवाजे पर जोरों से दस्तक होने लगी। रानो चिड़िया ने घर से बाहर देखा तो एक बूढ़ी फाफ्ता थी। फाफ्ता बहुत कमजोर लग रही थी और फिर फाफ्ता आहिस्ता से रानो से कहती है, बेटी मैं भूखी हूँ, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे, ऊपर वाला तेरा भला करेगा। रानो चिड़िया के पास ज्यादा भोजन तो नहीं था, परंतु रानो के पास जो भोजन था वो वह उस फाख्ता को दे देती है। फाख्ता वह भोजन खा लेती है। उसके बाद रानो चिड़िया उस फाख्ता को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद फाख्ता रानो चिड़िया को एक स्टिक देती है। ये ले लो बेटी, इस स्टिक को घुमाकर तुम जो कहोगी वह तुम्हारे सामने होगा। ये स्टिक कोई मामूली स्टिक नहीं है बेटी, ये एक जादुई स्टिक है। रानो चिड़िया ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा, इससे पहले ही फाख्ता गायब हो गई। रानो घर में आ गई और उसने उस स्टिक को घुमाकर कहा, स्टिक मुझे बिरयानी खानी है, जल्दी से मेरे सामने एक प्लेट बिरयानी ले आओ। उसी पल बिरयानी सामने थी। गुड़िया तो खुशी से पागल। आपको मेरी वजह से, आपको और मेरी मम्मा को मेरी वजह से ठंड में जाना पड़ा है। सॉरी मम्मा, सॉरी आंटी। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को अपने गले से लगा लेती है।